वेलकम, तनुषा हियर। तो आज क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है डिडक्शन होने के बाद भी नहीं हटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन का रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है बाय दिस इमेज। तो ये जो इमेज है ये किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई है 1848 में। फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने उनका जो ड्रीम वर्ल्ड है उसे 4 प्रिंट्स में दिखाया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। उन्होंने अपने अपने देश के झंडे पकड़े हुए हैं। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। कुछ देश आगे जा चुके हैं। जो मोनार्की से रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक क्राउन है और तलवार है, ये सब देखें तो यहाँ पर जो है स्कैटर्ड हैं, गिरी हुई हैं। और यहाँ देखें तो जो इनके गॉड हैं, देवता हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू ने भी इसको 4 प्रिंट्स में दिखाया है, बताया है। तो चलो उन प्रिंट्स के बारे में हम जानते हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका, men and women of all ages, of all social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। यहाँ तक देखें तो यहाँ तक भी लगी हुई है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर यूरोप के और अमेरिका के सभी लोग, चाहे वो वुमेन है, मैन है या बच्चे हैं या फिर किसी भी सोशल क्लास के हैं, किसी भी एज के हैं, तो वो सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अपनी अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको होमेज दे रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रिंट है जिसके अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिप्रेजेंट करा गया है, जिसके एक हाथ में जो है मशाल दिख रही है और दूसरे हाथ में एक किताब है। तो मशाल जो है ये लाइट रिप्रेजेंट करती है कि लोगों को अंधेरे से रोशन जगह की तरफ ले जाना, यानी कि अंधकार से उन्हें प्रकाश में लेके जाना, सही गलत की पहचान कराना। और ये जो बुक है ये रिप्रेजेंट करती है राइट्स ऑफ मैन, कि लोगों के राइट्स क्या हैं। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड इमेज लाइक द shattered remains symbols of absolutist institutions। अगर नीचे ग्राउंड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स पड़े हैं जो कि मोनार्की को, एब्सोल्यूटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड पर पड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि अब लोग मोनार्की सिस्टम से ऊपर उठ चुके हैं और नेशन स्टेट बन चुका है। क्राउन है, तलवार है, जो भी मोनार्की को या किंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन सभी चीज़ों को फेंक रखा है। In Soryu utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costumes। तो जो सोर्यू ने ये पिक्चर क्रिएट करी है, उसका ड्रीम बताया है, इसके अंदर लोग अपने आप को, अपनी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय देयर फ्लैग्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है बुक में, फर्स्ट पेज पर ही, इन सोर्यूज यूटोपियन विजन। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोर्यू है, फ्रेडरिक सोर्यू है, उसका ड्रीम ऐसा है। यूटोपियन मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई रेशलिज्म ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, सभी को इक्वल माना जाए, सभी अच्छे से ज़िंदगी जिए, चाहे पुअर है, रिच है, मैन है, वुमेन है, बच्चा है, बड़ा है, सबको इक्वल राइट्स मिले, उन्हें इक्वली ट्रीट करा जाए। तो ये सोर्यू का विजन है, ये उसका ड्रीम है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं,
स्विट्जरलैंड के लोग प्रेजेंट हैं जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। यहाँ पर ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग है, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लोग हैं स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के, वो आगे निकल चुके हैं, यानी कि वो नेशन स्टेट्स बन चुकी हैं। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a nation state. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic institution. तो जब सोर्यू ने ये पिक बनाई थी, ये इमेज बनाई थी, इंटरेस्टिंगली उस टाइम जर्मन पीपल जो थे वो एज यूनाइटेड नेशन थे ही नहीं, यानी कि वो नेशन स्टेट बने ही नहीं थे, वो अपने रास्ते में थे। और इनका जो ये फ्लैग है फिर ये कैसे बना, क्योंकि उनकी तो नेशन स्टेट बनी ही नहीं थी। ये जो जितने भी वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ थी, उन सभी को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट करता है। Following the German peoples are the people of Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia. From the heaven above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. तो यहाँ पर देखें तो जर्मन पीपल के पीछे भी लोग आए जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया है, टू सिलीज हैं, किंगडम ऑफ टू सीरीज है, लोम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, रशिया। तो ये सब इनके पीछे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्रीज को, यानी कि वो सभी अब नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। नेशनलिज्म क्या कि अपने देश के प्रति प्यार, जो हमारी देशभक्ति होती है, अपने देश के प्रति प्यार होता है, उसके प्रति आदर होता है, उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहा जाता है। और जब इन्हें समझ में आया तो इन्होंने रेवोल्यूशंस करे और ये मोनार्की से हट करके इन्होंने नेशन स्टेट बनाए और डेमोक्रेसी सेट करी। फोर्थ प्रिंट देखते हैं क्या है। तो अभी तक हमने 3 प्रिंट देखे, एक लोगों की जो है पूरी लाइन है, सेकंड है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और थर्ड है कि ग्राउंड पर जो है क्राउन्स और पीसेस जो हैं वो पड़े हैं। फोर्थ प्रिंट है, यहाँ पर जो इनके गॉड हैं, एंजल्स हैं, हेवंस में से आए हैं, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सभी जो हैं आर्टिस्ट के थ्रू यूज़ करे गए हैं ताकि नेशंस में फ्रेटर्निटी, फ्रेंडलीनेस को दर्शाया जा सके। दिस चैप्टर डील्स with many of the issues visualized by Soryu in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end of result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe. तो इस इमेज के हेल्प से ही जो सोर्यू है उसने काफ़ी सारी इश्यूज़ को डील करा है, बहुत से इश्यूज़ बताए हैं जो कि उस टाइम की सोसाइटी में थे, 19th सेंचुरी के टाइम पर थे। लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया, उन्होंने जो मोनार्की है उनके खिलाफ वो लड़े, गलत चीज़ों के खिलाफ लड़े, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, वो एज अ नेशन स्टेट बन गए, उन्हें डेमोक्रेसी मिल गई। सो हम नेशन स्टेट बोल रहे हैं, तो नेशन स्टेट है क्या? नेशन स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री एक्सेट्रा हु हैव फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि वो लोगों का ग्रुप जो कि एक जगह पर रह रहे हैं, जिनका कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, हिस्ट्री सेम है, और उन्होंने अपनी जगह को, अपना जो कंट्री है उसे एज इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करा है, और अब वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। वैसे तो इंडिया भी एक नेशन स्टेट है, बट यहाँ पर कोई एक कल्चर नहीं है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक हिस्ट्री नहीं है। तो इंडिया को भी एक नेशन स्टेट कहा गया है। क्यों? बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट। बेशक हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ हैं कल्चर्स की, लैंग्वेजेस की, बट फिर भी जो इंडिया है, हमारा इंडिया है, वो
एज अ नेशन स्टेट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म जागा, लोगों को सही गलत की पहचान हुई और वो लोग फिर गलत के खिलाफ लड़े और अपने आप को उन्होंने नेशन स्टेट बनाया। जैसे ये मैप है यूरोप का 1648 का, तो अगर हम यहाँ देखें तो किंगडम ऑफ फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेनिश किंगडम एंड डिपेंडेंसीज, यहाँ ऑटोमन एम्पायर है, साइडम ऑफ रशिया है, किंगडम ऑफ स्वीडन, किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो अगर हम इस मैप में देखें तो इस टाइम पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, ज़्यादातर किंगडम्स थे और मोनार्की ही थी। तो किस तरीके से ये सब अलग हुए, इन्होंने नेशन स्टेट बनाए, नेक्स्ट पार्ट्स में हम उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट्स जरूर देखना और मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो होंगे इस चैप्टर के हम वीडियोस में कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।